नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। आज के सेशन के अंदर अपने एक न्यू टॉपिक करेंगे और वो न्यू टॉपिक इस वक्त का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है, सबसे ज़्यादा। और जितना ये डिमांडिंग टॉपिक है हम इसे उतना ही इग्नोर करते हैं, या तो इग्नोर कर देते हैं या ये सोच के छोड़ देते हैं कि कोई नहीं बाद में देखांगा। लेकिन हकीकत ये है कि ये टॉपिक हमें सबसे पहले याद होना चाहिए। क्यों सर? पहले वाली इसके अंदर क्या बात है? पहले वाली इसके अंदर ये बात है कि इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो फिर राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो। जैसे RAS 2016 के अंदर चेक कर लो, RAS 2018 की बात कर लो, जो अभी आपका SI का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी बात कर लो। 2016 के अंदर इसमें से आए थे 8 क्वेश्चन, 18 के अंदर आए थे 9 क्वेश्चन। SI के अंदर कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, आप अपने 5 से 6 क्वेश्चन पक्के कर सकते हो। और 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब हुआ कि आप अपने 12 मार्क्स पक्के कर रहे हो। वाह सर, फिर तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब तक तो आपको टॉपिक का नाम पता लग गया होगा कि टॉपिक का हमारे नाम क्या है। हमारे टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक सर्वे, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण। हम इस टॉपिक के अंदर फैक्ट भी क्लियर करेंगे और कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। हम यहाँ पे फैक्ट भी पढ़ेंगे और कंसेप्ट को भी समझेंगे। कंसेप्ट के अंदर क्या क्या है सर? जैसे पर कैपिटा इनकम, GDP क्या होती है, NDP क्या होती है, प्रचलित कीमतें क्या होती है, आधार वर्ष क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद फैक्ट पढ़ेंगे और फैक्ट में भी इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, क्योंकि अगर सारे पढ़ने लगे तो पूरे नहीं आएंगे। क्यों सर? कैसे? देखो 300 पेजेस के लगभग तो बजट है, अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं, और 300 पेजेस के लगभग आपको आर्थिक समीक्षा मिल जाएगी। कितने पेजेस हो गए? ये तो 600 पेजेस हो गए। और 600 पेजेस करने लगे फिर सारा सिलेबस कर लिया अपनों ने, इसमें ही रह जाएंगे। फिर 600 पेजेस नहीं कर सकते हम कभी भी, और करेंगे तो फिर बाकी सारा भूलते जाएंगे। तो हमें यहाँ पे स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है और हम यहाँ पे स्मार्ट वर्क ही करेंगे। जो जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताऊँगा, कौन सा नहीं करना, कौन सा करना है, कितने वर्ष का करना चाहिए, कितने वर्ष का नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें समझेंगे हम यहाँ पे। कंसेप्ट को भी समझेंगे और फैक्ट भी पढ़ेंगे स्मार्ट वर्क करके भी, कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। और हम इसे 2-3 क्लासेस में ख़त्म करेंगे बजट और इकोनॉमिक सर्वे को। मैं पहले आपको सारी टर्म क्लियर करूँगा, जितने भी कंसेप्ट समझने वाले, फिर हम फैक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी टर्म्स क्लियर करते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स है। पहला नंबर फाइनेंशियल ईयर, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ये आपको SI के अंदर भी बहुत काम आएगी, क्योंकि उसके अंदर राजस्थान इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी दोनों है। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का नाम सुना होगा? बिल्कुल सुना होगा सर। वित्त वर्ष होता है सर इसका मतलब वित्त वर्ष होता है। तो वित्त वर्ष का मतलब ये हुआ कि ऐसा वर्ष जिसके अंदर सारे वित्त मामले होते हो। तो मतलब कोई ना कोई तो वर्ष डिसाइड है। बिल्कुल, तो वो वर्ष क्या है? वो वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया, एक फाइनेंशियल ईयर डिसाइड कर दिया कि इसके बीच में वित्त मामले सारे होंगे, चाहे वो बजट है, चाहे वो आर्थिक समीक्षा। अभी आपको कुछ नहीं पता बजट क्या होता है, आर्थिक समीक्षा क्या होता है, आप तो सिर्फ ये समझ रहे हो कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर ऐसा वित्त वर्ष है जिसके अंदर सारे वित्त कार्य होते हैं, वित्त से रिलेटेड कार्य होते हैं, जैसे आर्थिक समीक्षा और बजट। समझ गए बात? सर ये चेंज होता है क्या बार बार? नहीं, ये कभी चेंज नहीं होता। ये हमेशा 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 यही रहेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रह जाएगा ये बात? बिल्कुल सर, ध्यान रह जाएगा। आगे बताओ। देखो उसके बाद दूसरी चीज़, हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि जब हम बजट पढ़ते हैं, बजट में तो लिखा होता है, अभी जैसे हमारा बजट आया है उसमें लिखा हुआ है बजट 2021-22, और जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं यानी कि आर्थिक समीक्षा, मैं ES लिख देता हूँ शॉर्ट में, इकोनॉमिक सर्वे, इसमें लिखा होता है 2020-21। ये क्या चक्कर है सर? इसके अंदर एक आगे वाला वर्ष क्यों, इसके अंदर एक पीछे वाला वर्ष क्यों? ये समझो कि ये ऐसा क्यों होता है। देखो आज कोई भी बंदा है वो बाहर पढ़ने गया, कहाँ पे पढ़ने गया? बाहर पढ़ने गया, के अंदर जयपुर चला गया। जयपुर जाके उसने पढ़ाई की, अपनी तैयारी की, RAS की तैयारी की। अब घर वालों से पैसे मांगेगा? बिल्कुल मांगेगा। अब घर वालों ने क्या कहा? ले बेटा 50,000 रुपये ले जा, 50,000 रुपये के अंदर अपना रहना सहना भी कर ले और जितना तेरी पढ़ाई का है वो लगा ले, अगर और ज़रूरत हो तो हम तुझे दे देंगे। ठीक है भी,
दे देना, कोई बात नहीं, मैं इतने ले जाता हूँ, एक बार आगे खर्चा और देख लेंगे। उसने क्या किया, 50,000 रुपये लगा दिए। अब 50,000 रुपये लगाने के बाद घर वालों को फ़ोन किया, घर वालों को फ़ोन करके भाई साहब कहते हैं कि मैंने तो वो रुपये लगा दिए। अब घर वाले कहते भी बता तो सही भी कहाँ लगाए, कि 50,000 तूने लगा दिया, हमें तेरे को 50,000 रुपये दिए, वो लगाए कहाँ, ये बता तूने क्या खाया, तूने क्या पिया, कहाँ तूने पैसा खर्च किया। बात तो सही है, लेखा जोखा तो देना पड़ेगा, बिल्कुल। तो फिर ये क्या है, ये तो फिर पुराना काम है, ये तो पास्ट की बात हो रही है। यानी कि उस लड़के से पूछा जा रहा है कि तूने पढ़ाई वगैरह की या कुछ खाया पिया, खाने पीने पे कितना लगा, सारा कुछ जितना भी खर्चा किया उसने, वो खर्चे पे उसने पास्ट का पूछा जा रहा है कि पहले तूने कितना खर्चा कर दिया इस 50,000 में से। तो फिर अब वो हिसाब देगा कि मैंने इतना इतना ऐसे ऐसे करके खर्च किया, ठीक है। अब उसके बाद उसको उसके घर वाले भेज देंगे, ले बेटा तू 50,000 और ले। अब ये 50,000 कहाँ खर्च करेगा, इस बार बेटा सोचेगा यार इस बार मैं पहले ही सोच लेता हूँ कि मैं 20,000 रुपये यहाँ लगाऊंगा, 10,000 रुपये यहाँ लगाऊंगा, ताकि मेरे को बताने में कोई दिक्कत ना हो। ये बताने में थोड़ी दिक्कत ना हो, पहले लेखा जोखा रख लूँ तो दिक्कत क्या है। बिल्कुल सर, बात तो आपकी सही है। तो मतलब ये तो बात होगी फ्यूचर की, ये अभी वो बनाएगा लेखा जोखा मैं कहाँ खर्च करूँगा, और ये उसने बना लिया था पास्ट का, ये उससे पास्ट का हिसाब पूछा और ये उसका फ्यूचर का, तो यही तो सेम ही तो बात है। यानी कि जो ये पास्ट है ये तो आर्थिक सर्वेक्षण है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे है, और जो फ्यूचर है तो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर बजट है। यानी कि सरकार भी ऐसे करती है, सरकार अपना पुराना जितना भी टैक्स वगैरह आया, नॉन टैक्स रेवेन्यू आई, उसका कहाँ खर्च किया, वो तो है पास्ट की बात है। तो फिर क्या कहेंगे उसको, इकोनॉमिक सर्वे। अब जो आगे वाले वर्ष के अंदर, वित्त वर्ष के अंदर क्या वो खर्च करेगी, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे विकास होगा, कहाँ पे विकास कम होगा, कहाँ पे विकास ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, बजट। बात पल्ले पड़ी क्या। देखो तभी तो हम जब भी बजट पढ़ते हैं, अब जैसे इस साल बजट आया है तो उस बजट के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा 2021-22, और जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण, उसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा 2020-21। यानी कि 2021 कहाँ से, डेट कौन सी है बताओ। अभी तो मैंने बताया कि 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल 31 मार्च। वाह सर, बहुत बढ़िया बात है। ये तो मैंने क्या बोल रहा था कि फाइनेंशियल ईयर कभी नहीं बदलता, तो इसके अंदर 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक, और 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक क्या हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल आ गई समझ, यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी उम्मीद करता हूँ। ये आपकी मैंने 2 से 3 टर्म क्लियर कर दी। पहली कौन सी टर्म क्लियर की, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, बजट क्या होता है। उसके बाद मैंने आपका इकोनॉमिक सर्वे क्लियर किया कि इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। अब अगली टर्म देखते हैं अपने क्या है। अगली टर्म क्या है, 4th टर्म। अब मैं आपको समझाता हूँ जीडीपी। वैसे तो क्या है, हमारे यहाँ पे जीएसडीपी काम आएगी जब हम इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, लेकिन फिर भी अगर जीडीपी समझ आ गई तो हमारे जीएसडीपी भी आराम से समझ आ जाएगी। अब जीडीपी क्या है, देखो सिंपल समझना हमें, बिल्कुल बिना टेंशन लिए। देखो ये मान लो इंडिया है, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स मतलब वस्तु, और सर्विसेज मतलब सेवा, सुई से लेके हवाई जहाज तक क्या है, गुड्स ही तो है। मेरे हाथ में पेन है, क्या है, गुड्स है। आपके हाथ में मोबाइल है, क्या है, गुड्स है। आप जिस चेयर पे बैठे हो या जिस बेड पे बैठे हो वो क्या है, गुड्स है। लेकिन आप मेरे से पढ़ रहे हो, ये क्या है, ये सर्विस है। आप किसी डॉक्टर से इलाज करवाते हो, ये क्या है, सर्विस है। आप किसी वकील की सहायता लेते हो, ये क्या है, सर्विस है। यानी कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, उनका जो मौद्रिक मूल्य है, यानी कि मैं इंग्लिश में बोल लूँ तो मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब कि जिस प्राइस पे वो मार्केट के अंदर बिक रही है वो मार्केट प्राइस हुआ। आज ये मान लो पेन बनाए, पेन बनते वक्त ये पहले क्या था, ये कच्चा माल था, रॉ मटेरियल था। उसके बाद ये जब फाइनल गुड में कन्वर्ट हुआ, पूरा इसको कवरिंग वगैरह होके, रिफिल वगैरह डल के, इसका सारा मटेरियल लग के ये तैयार होके दुकानदार के पास पहुंचा, तब ये किस प्राइस पर बिक रहा है, वो क्या है, वो मार्केट प्राइस है। बात समझ आई क्या, बिल्कुल बात समझ आ गई होगी आपको। ये है मार्केट प्राइस, ठीक है सर, ये तो हमारे बात समझ आ गई। आगे चलो देखो, और सर्विसेज जिस सर्विस के बदले में आप उसको पैसा पे कर रहे हो वो क्या सर्विस है, यानी कि उसका भी मार्केट प्राइस। यानी कि जितनी भी गुड्स और सर्विसेज
का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे इंडिया के अंदर, बात समझना, हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसका मार्केट प्राइस, यानी कि पहले वाला प्राइस नहीं लेना। अभी आप ऐसे सोचो कि हाँ पहले जब रॉ मटेरियल है ओनली उसका प्राइस लेना, नहीं, रॉ मटेरियल बनने के बाद उससे कोई चीज़ बनाई है, जैसे वुड है, अब कोई बंदा, कोई प्रोड्यूसर क्या लाया, कोई उत्पादन करने वाला लकड़ियाँ लाया फर्नीचर बनाने के लिए, तो आप ऐसे नहीं कह सकते उस लकड़ियों का प्राइस इसके अंदर नहीं आएगा। वो लकड़ियों की जब फर्नीचर बनेगा, वो फर्नीचर बन के जब बाजार में बिकने के लिए जाएगा, तब वो फर्नीचर किस प्राइस में बिक रहा है, वो क्या है, वो मार्केट प्राइस है। यानी कि एक वित्त वर्ष के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी भी गुड्स है चाहे सर्विसेज है, उनका जो मार्केट प्राइस है वही क्या है, जीडीपी है। अब अगर बात पल्ले पड़ गई तो ठीक है, नहीं तो और समझो, जीडीपी, इस वर्ड को तोड़ो। जी का मतलब होता है ग्रोस, वर्ड में अपने ढूंढते हैं कि अपने को जवाब मिल जाएगा। जी का मतलब होता है ग्रोस, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, और पी का मतलब होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि ग्रोस का मतलब क्या होता है, ग्रोस का मतलब आप मान लो टोटल। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। अब ये घरेलू किसके लिए आ रहा है, ये घरेलू आ रहा है हमारे भारत के लिए यहाँ पे, क्योंकि हम इंडिया की जीडीपी देखनी है तो भारत के लिए आएगा ये घरेलू, ठीक है सर। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वस्तु और सेवा। देखो इसे जवाब मिलता है कि नहीं मिलता, इसे जवाब हमें मिल गया। कैसे, देखो, जितने भी हमारे इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वही क्या है, वही जीडीपी है। अब बताओ पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, अब आपको समझ आ गई होगी कि जीडीपी है क्या। वैसे इसको डीपली स्टडी करें तो इसके अंदर और भी चीज़ें निकल के आती है, लेकिन हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो हमें क्लियर हो पाए। तो ध्यान रखना, तो समझ आ गई होगी आपको जीडीपी का मतलब। अब अपने समझते हैं जीएसडीपी का मतलब। देखो जीएसडीपी कुछ भी फ़र्क नहीं है, ये एस जो आ गया बीच में ये किसके लिए आ गया, ये स्टेट के लिए आ गया। यानी कि अब ये मान लो राजस्थान है, अब राजस्थान के अंदर कितना भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, जितने भी वस्तु और सेवा का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मार्केट प्राइस ये क्या है, जीएसडीपी है। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि बाहर वाला कोई मध्य प्रदेश का आ गया बंदा और यहाँ आके प्रोडक्शन कर रहा है तो हम तो उसकी काउंट नहीं करेंगे। नहीं, काउंट होगी उसकी। क्यों सर, अरे मैंने तो बताया डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, इस बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा वो जीएसडीपी है। अगर मैं भारत की बात करूं तो वो फिर जीडीपी में आ जाएगा। बात पल्ले पड़ी क्या, बिल्कुल ही इजी है। आगे चलें, देखो आगे चलते हैं। अब अपने अगला कंसेप्ट करते हैं जो जीएसडीपी से ही रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनका हिंदी में मीनिंग बता देता हूं कि जीएसडीपी को हिंदी में क्या कहते हैं और जीडीपी को हिंदी में क्या कहते हैं, ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत ना आए और इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत ना आए। जीडीपी को हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद और जीएसडीपी को हिंदी में कहते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। बाकी मैंने हिंदी में साथ साथ बताया ही आपको, ठीक है। अब एक मज़ेदार बात देखो, जीएसडीपी में से अगर मैं मूल्य ह्रास घटा दूं तो क्या निकल के आएगा। सर पहले तो हमें ये बताओ मूल्य ह्रास क्या होता है, तभी तो हम बता पाएंगे कि यहाँ पे क्या निकल के आएगा। मैंने कहा बात तो सही है। मूल्य ह्रास को इंग्लिश में कहते हैं डेप्रीशिएशन, मैं इसको डेप लिख देता हूँ। इसको समझने से पहले अपने एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक कोई लड़का है, उसको मोबाइल चाहिए। अब घर वालों का भी मेरे को मोबाइल चाहिए, ले ले बेटा मोबाइल ले ले, कोई बात नहीं, बड़ा हो गया अब तू, मोबाइल तो ले गई, ठीक है। अब उसको शॉपकीपर के पास ले गए मोबाइल दिलाने के लिए। अब उसको मोबाइल आया 30,000 का पसंद। अरे वाह, यानी कि वास्तव में दम तो होगा मोबाइल में। 30,000 का मोबाइल उसको पसंद आया। अब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, मान लो 2 महीने बाद उसका बेचने का मन किया ही, मेरे को तो बेचना है मोबाइल, चाहे कोई दिक्कत आई चाहे कोई ना आई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने बेचना है मोबाइल। वो गया शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर के पास जाके उसने कहा भाई मेरा मोबाइल रख लो, आपसे लिया हुआ 30,000 का। शॉपकीपर कहता भाई रख तो मैं लूँगा लेकिन मैं दूंगा 15,000 रुपये। लड़का कहता इतने कम, आपने तो आधी कर दिए, ऐसे कैसे। तो शॉपकीपर कहेगा कैसे भाई, तूने चलाया नहीं मोबाइल, ये देख थोड़ा सा साइड में से टूटा हुआ है, ये देख थोड़ा सा मेरे साइड में क्रैक है, इसकी बैटरी कैपेसिटी भी कम होगी, इसके ये दिक्कत आ गई, इसके ये दिक्कत आ गई। यार ये तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मेरे पास सही चल रहा है। चाहे सही चल रहा हो, चल चलाया तो है तूने इतना टाइम, उसका खर्चा मान ले। लड़का कहता बात तो सही है, ये मैंने यूज़ तो किया ही है। बिल्कुल, तो जो ये इसका माइनस, ये 30,000 रुपये जो उसने लगाए थे, ये क्या था, ये उस टाइम की कीमत थी जब उसने नया खरीदा था।
अब ये 15,000 रुपये उसको मिल रहे हैं, तो कितना आ गया, माइनस करने के बाद ये आ गया 15,000 रुपये। ये उसको एक तरीके से लॉस हो गया, ये एक तरीके से उसको लॉस हो गया। और यही क्या है, डेप्रीसिएशन। वाह सर, मज़ा आ गया बात का कि डेप्रीसिएशन होता क्या है। बहुत अच्छी चीज़, बहुत ही शानदार चीज़ हमने सीखी आज कि डेप्रीसिएशन होता क्या है। डेप्रीसिएशन एक तरीके की आप ग्राइंडिंग मान लो, घिसाई मान लो भी। आज प्रोडक्शन के वक्त अगर मशीनें यूज हो रही है तो मशीनों की घिसाई तो हो रही है, मशीनों की ग्राइंडिंग तो हो ही रही है। उसकी कल को रिपेयरिंग तो मांगेगी मशीनें, बिल्कुल मांगेगी सर। तो वो क्या है, वो उसका डेप्रीसिएशन ही तो है। समझ आई बात। तो वो अब समझो, अब डेप्रीसिएशन होने के बाद अगर मैं GSDP में से डेप्रीसिएशन घटा दूं तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा NSDP, यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। बात समझ आई क्या, दोबारा बताओ सर, दोबारा समझ लो। GSDP क्या होता है, एक पूरे राज्य के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस क्या है, GSDP। डेप्रीसिएशन क्या है, ग्राइंडिंग हिंदी में कहते हैं घिसाई। एक तरीके की भी कोई चीज़ अगर है, कोई भी अपने अगर नई चीज़ लेते हैं तो वो कुछ टाइम बाद उसकी कीमत गिरती है, वही आप डेप्रीसिएशन मानो। अब वो डेप्रीसिएशन घटाने के बाद क्या आएगा, NSDP आएगा, यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। बताओ समझ आई कि नहीं आई, अब बताओ समझ आई कि नहीं आई। आगे सर, बिल्कुल आगे समझ। अब आगे चलो, लो जी, अब अपने आगे चलते हैं भी, आगे क्या कंसेप्ट है देखो। अब अपने करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट के अंदर देखो, आपने एक तो सुना होगा प्रचलित वर्ष का नाम, और एक होता है आधार वर्ष। इनका नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना तो अभी जब अपने इकोनॉमिक सर्वे करेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे कि प्रचलित वर्ष पर कीमतें बताओ, आधार वर्ष पर कीमतें बताओ। तो दिक्कत तो कीमतों की है, यानी कि कोई क्वांटिटी में दिक्कत नहीं, कोई अमाउंट में दिक्कत नहीं, ओनली फॉर ओनली कीमतें ही चेंज होगी। कीमतें मतलब प्राइस, यानी कि यहाँ तो प्राइस लगेगा पैसे प्रचलित और पैसे प्रेजेंट, यानी कि प्रचलित वर्ष कौन सा हुआ, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। फिर वर्तमान में चल रहा है तो कीमतें भी वर्तमान की लगेगी। मतलब अगर अभी 2021-22 चल रहा है तो कीमतें भी 2021-22 की ही लगेगी। बात पल्ले पड़ी क्या, देखो आगे समझो। आधार वर्ष क्या होता है, आधार वर्ष वो वर्ष चुना जाता है जिसमें कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता, यानी कि इंग्लिश में बोलूँ तो फ्लक्चुएशन नहीं आती प्राइस के अंदर। सिर्फ कोई 1-2-3 रुपये का फ़र्क आता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं आता पूरे साल के अंदर, पूरे वित्त वर्ष के अंदर वो कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता, उसे हम आधार वर्ष चुन लेते हैं। हमने कौन सा यूज़ कर रखा है आधार वर्ष, 2011-12। आपको ज़्यादातर यही मिलेगा लेकिन कई में चेंज है तो वो हम कर लेंगे जब आर्थिक समीक्षा करेंगे, ठीक है। 2011-12 क्या आधार वर्ष। अब इसके अंदर कीमतें कौन सी लेंगे, इसके अंदर कीमतें लेंगे 2011-12 की, क्योंकि हमने आधार वर्ष कौन सा चुना है, 2011-12। और इसके अंदर प्रचलित के अंदर, इसके अंदर हम चूज़ करेंगे प्रचलित कीमतें, यानी कि प्रेजेंट की कीमतें। बात समझ आ गई, लो जी हमारे बात समझ आ गई। सर आगे बताओ, देखो आगे समझो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से आप समझ जाओगे। एग्जांपल अपने लेते हैं फास्ट फूड का। आजकल फास्ट फूड बहुत पसंद है अपन ने, फास्ट फूड। फास्ट फूड के अंदर एक तो मैं कॉलम बना लेता हूँ प्राइस का, एक मैं बना लेता हूँ क्वांटिटी का, और एक मैं बना लेता हूँ अमाउंट का। अमाउंट कैसे आएगी, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके, यानी कि P इंटू Q। ये लो जी। अब अपने कलर चेंज कर लेते हैं, बढ़िया सा लेते हैं कलर। ये लो जी, आ लो, ठीक है। अब प्राइस, मैं दो चीज़ें यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। एक तो हम ले लेते हैं सैंडविच, ये लो सैंडविच। एक हम एग्जांपल लेते हैं बर्गर। अब सैंडविच हमें मिलता था 25 रुपये का, ये मैं बात कर रहा हूँ आधार वर्ष, यानी कि आधार कीमतों पर। आधार वर्ष कौन सा है, 2011-12, यानी कि ये कीमतें चल रही है 2011-12 की, 25 रुपये का। और क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी हम खरीदते थे 4, यानी कि टोटल इतना प्रोडक्शन हुआ 4 का, तो कितनी अमाउंट आ गई, 100 आ गई। बर्गर की, बर्गर आ जाता था 20 रुपये का, और इसकी भी 4। मैं क्वांटिटी सेम तो रख रहा हूँ ताकि कंफ्यूज कम होए अपने। 20 इंटू 4 कितना हो गया, 80 रुपये। टोटल कितना हो गया, टोटल तो हो गया 180 रुपये, 180 रुपये। ये लो जी, ये क्या आ गया, ये आ गया GDP MP। इसके पैरों में आता है MP, GDP MP, जो मैंने आपको बताया GDP के बारे में, वो GDP यही GDP है। बात समझ आ गई। लेकिन ये किस बेस पे है, ये तो आधार वर्ष के बेस पे है। लेकिन अब प्रचलित कीमतों पर बात करो। अब मैं
आज का प्राइस लेता हूँ इसमें, आज क्या प्राइस चल रहा है, ये लो फिर अपने कलर चेंज कर लेते हैं इसका इस बार, ये लो इसका प्राइस हो गया 30 रुपीज़ इस बार। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ 2021-22 की। भी महंगा तो होएगा ही, पता ही, जैसे जैसे वक्त जाता रहता है वैसे वैसे कीमतें बढ़ती जाती है। यहाँ पे सैंडविच का हो गया 30 रुपीज़, बर्गर हो गया भी, बर्गर भी 30 रुपीज़ हो गया। ये लो जी, क्वांटिटी हम पहले भी 4 खरीदते, 4 का प्रोडक्शन हो रहा था और आज भी 4 का प्रोडक्शन हो रहा है। मैंने क्यों प्रोडक्शन सेम रखा, ताकि हमें पता लग सके भी क्या फ़र्क है। देखो 30 × 4 कितना हो गया, ये हो गया 120 और ये हो गया 120, यानी कि कितने आ गया, 240 आ गया। और ये कब की जीडीपी है, ये तो जीडीपी है प्रचलित कीमतों पर, और ये जो जीडीपी है ये जीडीपी है आधार वर्ष पर, आधार वर्ष की कीमतों पर, और ये जो जीडीपी है ये प्रचलित वर्ष की कीमतों पर। बात समझ आई क्या, ये फ़र्क होता है। और जैसे जैसे वर्ष बढ़ते जाएंगे महंगाई तो बढ़नी है, महंगाई बढ़नी है तो फिर रेट बढ़ने हैं, फिर प्राइस बढ़ने हैं, तो फिर ये जो जीडीपी है ये भी बढ़ेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, इस बार प्रोडक्शन कम हुआ है, महंगाई तो बढ़ी है लेकिन इस बार प्रोडक्शन कम हुआ। तो प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ, हमारी जीडीपी लो, क्योंकि इस बार लॉकडाउन भी रहा है, वो हम इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्लियर करेंगे। तो क्लियर होगी यहाँ तक बात, बिल्कुल सर हमारे यहाँ तक बात क्लियर होगी। लो जी, बस आज के लिए अपने इतना ही सेशन रखते हैं। एक मैं आपको पर कैपिटा इनकम भी समझा देता हूँ, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ये भी बिल्कुल ईजी है, ये भी काम आएगी अपने आगे। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एक पर्सन के पास कितनी इनकम आ रही है। देखो कैसे निकालते हैं, ये टोटल जितनी भी आय है, यानी कि टोटल जितनी भी इनकम है, डिवाइड किससे करेंगे, टोटल पॉपुलेशन से। तो क्या निकल के आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम। बात समझ आ गई, पर कैपिटा इनकम कैसे निकल के आएगी, जितनी भी इनकम है उसके डिवाइड कर दो अपने पॉपुलेशन का, जितनी भी पॉपुलेशन है, तो क्या निकल के आएगा, पर कैपिटा इनकम। समझ आ गई बात। आज हमने बहुत कुछ नया सीखा, जीएसडीपी क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। अब आप कंसेप्चुअल कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब हम अगले क्लास के अंदर फैक्ट पढ़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जितने भी कंसेप्ट थे मैंने आपको क्लियर कर दिए। इसके बावजूद भी अगर कोई कंसेप्ट रहता है, मुझे याद आता है एक फैक्ट समझाते वक्त, तो मैं आपको समझा दूंगा। और आपको इसको एक बार रिवाइज करना है कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। हमने आज बहुत नई नई चीज़ें सीखी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। तो अगली क्लास के अंदर अपने फैक्ट याद करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगले सेशन में मिलते हैं। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।